97 मिनट का भाषण, लेकिन उस भाषण से निकल करके क्या आया वो अभी हम आपको समझाएंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भाषण दिया उन्होंने राज्यसभा में, उसको हम एनालाइज, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि 11 सालों में, 12 सालों में जो मोदी जी के अनगिनत भाषण हमने सुने हैं, उसमें से एक और ये भी था बहुत ही लंबा भाषण, लेकिन उस भाषण में निकला क्या, नया क्या था, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पंकज मिश्रा जी है मेरे साथ, ये सुन रहे थे पूरा भाषण काफी पेशेंस के साथ। काफी सारे ऐसे नाम उन्होंने सुने होंगे जो उन्होंने 50 बार मोदी जी के मुंह से सुने होंगे, बुराइयां, अच्छाइयां, कांग्रेस को लताड़ना, लेकिन नया क्या था इस बार? सरदार पटेल की तारीफ। लेकिन नया क्या था? बिल्कुल नया इस बार अगर कहें तो नया उनका ये तरीका था कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस जो डिमांड कर रही थी कि आप नरवणे की किताब पर चर्चा कीजिए, पहले तो उसको उन्होंने अनोखे ढंग से थोड़ा सा डॉज किया। हाँ, वो लोकसभा में नहीं गए और ओम बिरला ने कहा कि भाई वहां पर खतरा है प्रधानमंत्री को, इसलिए वो लोग राज्यसभा में जाकर भाषण देंगे। 5 बजे भाषण शुरू होता है। भाषण शुरू होने में तो सबसे पहले उन्होंने थोड़ा सा समय इस बार लिया नागिन, वो उन्होंने अपनी बातें बताई, उपलब्धियां बताई और राष्ट्रपति के अभिभाषण को कंक्लूड करते हुए वोट ऑफ थैंक्स की तरह उन्होंने बात रखी। लेकिन यहां से बातचीत वहां पर आई जब वो एक बार एक उदाहरण के माध्यम से इंदिरा गांधी और नेहरू के 2 उदाहरण उन्होंने दिए, लेकिन नए उदाहरण थे इस बार, उदाहरण पुराना नहीं था। उन्होंने कहा कि किस तरह से नया फेलियर बताया इंदिरा गांधी और नेहरू का। जी, तो इनके हो गए थे 11 साल हो गए हैं बीजेपी को अभी, और नेहरू के जो 35 साल जो थे, तो उसमें क्या फ्लॉप शो रहा और अभी इन्होंने क्या अचीव किया है, उसको लेकर इन्होंने अपनी बातें रखी। चलिए वो भी एक तरीके से रिपीट ही होता रहता है नए एग्जाम्पल्स के साथ। जी, उन्होंने राहुल गांधी को खास करके टारगेट तो पर्सनली एज सच नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर रखी कि हाँ भाई, ये जो बातें चल रही हैं और जिस तरह से संसदीय प्रक्रिया को दरकिनार किया जा रहा है, उसमें कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। वो लोगों की 140 करोड़ लोगों की बातों को नहीं रखना चाहती है। तीसरी बात जो सामने आई वो ये थी कि चुनाव आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल और असम और तमिलनाडु, सब में तमिलनाडु का जिक्र उन्होंने किया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उन्होंने बार बार नाम लिया, उन्होंने टीएमसी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग सरकार में रहे हैं, ये लोग केंद्र सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और तब भी इन्होंने लोकहित का नजरअंदाज कर दिया था। तो ये धीरे धीरे जहां जहां इलेक्शन है वहां की बातें की, वहां की बुराइयां की। चलो नेहरू और उन तो है ही है, हम सब भी सुन सुन के हमें पूरा नेहरू के बारे में, जो पूरी जनता है भारत की, वो नेहरू को सुनने से ज्यादा मोदी जी को सुन के समझी होगी कि नेहरू ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अभी अब हम बात करें कि मोदी जी के 97 मिनट में टॉप 5 बातें क्या थी। टॉप 5 बातें तो सबसे पहले तो उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनावी इलाकों में, क्योंकि देखिए इन सब अभिभाषणों को, जो कि एक तरीके से चूंकि संसद का है तो इसकी जो रीच होती है वो काफी ज्यादा होती है। किसी एक पॉलिटिकल रैली में भाषण देना और संसद में एक सत्र के समापन पर भाषण देने में अंतर होता है, और यही मौका होता है जब ये लोग रखते हैं। तो बजट सत्र को खत्म करने के लिए इन्होंने ये भाषण दिया था। उसमें जो सबसे पते की बात रही, इस बार थोड़ा सा ऑपोजिशन में उन्होंने कांग्रेस से, मुझे लगता है, डायरेक्ट निशाना हटाया, जो कि अभी के नेता हैं। और इंदिरा गांधी और नेहरू तो उनके फेवरेट हैं, तो हमेशा मेंशन करते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई वो चली तो गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने दिया अपना, उन्होंने जो ममता बनर्जी भी किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गई थी इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाने के लिए, का साथ देने के लिए ममता जी। लेकिन ममता जी को सुप्रीम कोर्ट से काफी सहायता मिल रही है, हम टॉपिक पे डिविएट नहीं करेंगे, लेकिन जो रियलिटी है, ममता को सुप्रीम कोर्ट में सहायता मिल रही है। सहायता इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से बातें कर रहे हैं अभी। हाँ, वो कुछ बातें उन्होंने रखी हैं। और तो ये टॉप जो बातें करते हैं, बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ के बारे में उन्होंने बोला कि ममता जी घुसपैठियों को बचा रही हैं। और वो कह रहे, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जो है वो एक तरीके से आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि जो राज्य है उनका वो तो डिक्लाइन पर जा रहा है, गिरता जा रहा है, और वो ब्लेम करती हैं केंद्र को। तो इस पर हमने देखा था, इससे पहले भी अमित शाह ने काफी बातें उस पर उठाई थी। जी। जो बात जब आती है कि किसानों की, और उसको भी उन्होंने एक तरीके से टच अपॉन किया कि कांग्रेस ने कभी भी किसानों का ख्याल नहीं रखा। इस सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना, डायरेक्ट, लेकिन हरित क्रांति जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन, कहीं और आई रही है। वो कब आई थी मोदी जी के सरकार में? अब देखिए, अब तो खैर, अब तो अगर
अमेरिकी डील के साथ अगर अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया आते हैं तो उस पर क्या रुख होता है वो भी देखने वाली बात होगी। काफी सारे उन्होंने एक तरीके से वार प्रत्यारोप किए और वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात हुई। अर्बन नक्सल्स उनका लगता है ये भी एक फेवरेट वर्ड बन गया है आजकल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है, उन्होंने कॉइन भी किया था इसको, तो उस पर भी एक बार ऑपोजिशन पर उन्होंने निशाना साधा। कई ऐसे जो जिक्र था, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के बारे में जिक्र किया कि 27 देशों का जो एक लैंडमार्क मदर ऑफ ऑल डील्स, ऑल डील्स के बाद बाप ऑफ ऑल डील्स उन्होंने यूएस के साथ किया। वो लेकिन उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसमें भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक ये पब्लिश हुआ ही नहीं है कि आप डील कर क्या रहे हो। और किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछो तो उनका भी यही है, वाइन सस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कब होगी, कब साइन होगा। साइन तो आपने किया नहीं है। नहीं, देखिए साइन ये होगा जरूर, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं, इसके जो भी फाइनल कंटूर्स हैं वो तो डिसाइड हो रही हैं जी, लेकिन इसके साइन होने और इसके इम्प्लीमेंट होने का रीजन एक और ये भी है नागेन कि इसमें टैरिफ तो एक अलग चीज है कि इंडिया की तरफ से 0 और उनकी तरफ से 18%, जो कि पहले 13% था और इंडिया जो है वो शायद 3.5% लगाता था टैरिफ, वो भी अब कम हो गया है, कुछ ऐसे ही। बट उसमें कैच है कि भारत ने $500 बिलियन भी कमिट कर रखा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल में भारत को हर साल $100 बिलियन का जो है वो अमेरिका से सामान खरीदना है। अब अगर इस बार जो बजट आया था, अगर आप वो देखें तो उसका तकरीबन जो बजट, वो जितना हमारा फिस्कल है पूरा का पूरा, उसका लगभग 85 से 90% होता है वो $500 मिलियन और वो $500 बिलियन। वो बिजनेस उनको यूएस के साथ करना पड़ेगा, जो ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे भी लिखा था कि आपको ये करना पड़ेगा। मोदी जी उस पे शांत थे। बट चलिए स्पीच पे वापस जाते हैं। इस ट्रेड डील के बारे में भी उन्होंने फिर कुछ रिफॉर्म्स की बड़ी बात की और कुछ चैनल्स भी अपना रिफॉर्म, बजट रिफॉर्म, सब कुछ रिफॉर्म। हाँ, बजट तो रिफॉर्म चल रहा है। बिल्कुल, रिफॉर्म्स की बात तो खैर रहती है, बजट जब भी पेश किया जाता है तो चाहे जैसा भी आए, रिफॉर्म एक्सप्रेस। हाँ, लेकिन वो तो जिस तरह से लोगों में एक तरीके से उसका एक्सेप्टेंस है, तो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं रहा। उसमें टैक्सेशन को लेकर भी अभी चुनाव अभी नज़दीक नहीं है, इसलिए उसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुए। साथ ही साथ जो किसान वर्ग हैं, खास करके जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनकी बातें बैंक्स तक लोगों को पहुंचाना। मोदी जी बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस के ज़माने में तो लोगों ने बैंक का दरवाज़ा भी नहीं देखा था, हम उनको बैंक ले गए। तो ये जो है, हालांकि ये जो बैंक ले गए क्योंकि आपने पैसे ही हटा दिए मार्केट से, जनता बैंक नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी। और जब इंटरनेट आएगा तभी तो ये सॉल्यूशन आया। आप बिना इंटरनेट के क्या कर लेते? आप बातें मतलब बरगलाना, आपको लगता है कि ये सब चीजें बोल के लोग एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाते हैं लोगों को। एक बात मैं आपको सच्चाई बताने, मोदी जी ने तो बहुत कुछ ऐसा बोला कि उनके पास कैमरा तब था जबकि पूरे भारत में डिजिटल कैमरा नहीं था, तब इनके पास कैमरा था, ये इतने गरीब थे फिर भी ये सब कर लेते थे। तो बहुत सारी बातें ऐसे बोलते हैं। और जब आप पार्लियामेंट में जाके आप ये सब सच, और उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, और वो रिकॉर्ड में जाती हैं बातें, ऐसी बातें जो बोलते हो। चलो आप इलेक्शन रैलीज में बोल दो कि मैं तो इंसान ही नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं भगवान की तरफ से भेजा हुआ, या जो भी आप बातें बोलते हो। बाहर इलेक्शन में बोलते हो, कुछ पत्रकारों के साथ आप मीटिंग करते हो, उनको बोलते हो, उसके सामने आप बोल देते हो तो चल जाता है। लेकिन अब पार्लियामेंट में ये पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसी बातें उन्होंने बोल दी है जिसका कि कोई सर पैर था नहीं, या रियलिटी से कोई वास्ता नहीं रहा, बट आप उसको बोल देते हो और वो रिकॉर्ड में भी चला जाता है, पूरी दुनिया सुन लेती है, बाद में उसको चेक करने वाला कोई नहीं बच जाता। देखिए, वैसे ऑपोजिशन इस मामले में, चूंकि इसकी एक और खासियत यही है प्रधानमंत्री के अभिभाषण की, खासकर संसद के अंदर, कि वो सब रिकॉर्ड पे जाता है जब तक कि स्पीकर या राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो उसको हटाने के लिए ना बोले। तो इसमें ऑपोजिशन कैन ऑल्सो गो बैक एंड रेफर टू इट। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो हवाई बातें होती हैं वो चुनावी रैलियों में बोली जाए, ताकि उसको बाद में किसी और रंग में, लेकिन यहाँ पर बोलते समय थोड़ा आंकड़ों का खेल और थोड़ा सा जो दावे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑपोजिशन से पहले एक तरीके से जो क्रिटिक हैं बीजेपी के, वो आपको सोशल मीडिया पर उसमें कमियां निकालते हुए जल्दी नजर आ सकते हैं। हालांकि जयराम रमेश, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत और बाकी ऑलरेडी इस पर हमला कहा है कि वो एक डरे हुए पीएम है। राहुल गांधी का ट्वीट कि आपने
झूठ का सहारा लिया क्योंकि आप डरे हुए हैं, ये सारी बातें हो रही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा एंड करते हैं एनालिसिस को, और बस 1 मिनट में जनता को समझा दीजिए कि जनता को इनके इस स्पीच से मिला क्या नया। देखिए, इतने घमासान के बाद सबसे पहले तो अपना रास्ता बनाना और नरवणे का एक भी जिक्र ना करना उस किताब का, उन पंक्तियों का, ये सबसे बड़ा जो था कि क्लोजिंग अंत भला तो सब भला वाली स्थिति थी। क्योंकि जो पूरे देश में और दुनिया के अलग हिस्सों में जो ब्रॉडकास्ट हुआ तमाम चैनलों के माध्यम से, वो यही गया कि प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया और उसमें कोई जिक्र किया, ट्रंप का नाम नहीं लिया, नरावने का नाम नहीं लिया, जी। चाइना के टैंक्स पहुंचे थे बॉर्डर पे उधर की नहीं, इसका नाम, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, बिल्कुल वो नहीं दिया। और साथ ही साथ चूंकि अगर मैंने कहा ना कि ये जो ऑप्टिक्स होता है, हिस्ट्री बुक्स में यही जाएगा कि हाँ ये वाली बात भी रखी गई थी, ये वाली बात भी हुई थी, उतना वो उन्होंने पूरा किया। जहाँ तक लाभ और पॉइंट्स मिलने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि ये स्पीच 97 मिनट की स्पीच जो थी, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। ये माना जा रहा था कि ये फिर से कांग्रेस का नाम लेते हुए, नेहरू को मेंशन करते हुए चलेंगे। ये तो हमें उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम बिल्कुल ही नहीं लेंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट वो पुस्तक के बारे में कह सकते थे, ये खुद अपने से कह सकते थे कि वो पुस्तक अभी एमओडी के पास रिव्यू में पड़ी हुई है, उसे हम रिव्यू कर रहे हैं। और जब डिफेंस फोर्सेस हमें कहेंगी, क्योंकि ये ट्रेड सीक्रेट है, स्टेट सीक्रेट भी है, और ऐसा होता है नागेन कि जो लोग खुफिया विभाग से या आर्म्ड फोर्सेस के टॉप रैंक से जब रिटायर करते हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी की बात ना रखें। प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी होता है, जब वो रिटायर कर जाते हैं, हट जाते हैं, तो अब लेकिन लेकिन अब नरावने जी ने सच्चाई रखने की कोशिश की या क्या किया, वो तो देखिए देश को भी और हो सकता है नरावने जी ने ये सोचा नहीं होगा कि इसको इस तरह से इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। या राहुल गांधी किसी दिन उनके बुक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वो तो ले तो आए थे, बिल्कुल उन्होंने तो पढ़ के भी दिखाया था। तो ये कुल मिलाकर था जहां पर बीजेपी जो है एक तरीके से रास्ता बचते हुए, नजरें चुराते हुए, एक तरीके से उन्होंने सत्र का जो है वो कंक्लूजन कर दिया। चलिए, शुक्रिया पंकज जी कि आपने पूरी स्पीच सुनी, उसके बाद हमें समझाया कि हुआ क्या पार्लियामेंट में। मेरा नाम है नागेन सिंह और आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.